चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 सोशल साइंस क्लास 10th का पार्ट 2 भारत के संसाधन, जिसमें हम बात करने वाले हैं कृषि, फसलें, खनिज व शक्ति के साधन। प्रश्न क्रमांक पहला है, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ जून जुलाई में बोई जाती हैं। रबी की फसलें शरद ऋतु के आगमन पर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती हैं। रबी की फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती हैं। खरीफ की फसलें चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि हैं। रबी की फसलें गेहूँ, चना, सरसों, जौ आदि हैं। ये फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ये फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 2, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि में वृद्धि, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों की नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यही हरित क्रांति है। हरित क्रांति के अंतर्गत अच्छे खादों, अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो सके। प्रश्न क्रमांक 3, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध पशु से संबंध होता है। पीत क्रांति का बना वह तिलहन फसलों से होता है। श्वेत क्रांति में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। पीत क्रांति में ग्रामीण क्षेत्रों में तिलहन की फसलों के उत्पादन में पर विशेष बल दिया जाता है। श्वेत क्रांति 1999 से 2000 देश में कुल दूध उत्पादन 708 लाख टन था। पीत क्रांति में मूल्य व भंडारण और वितरण की सुविधा में वृद्धि की। प्रश्न क्रमांक 4, औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है? औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। नंबर 1, फल। भारत में उष्णकटिबंधीय फसलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता आदि। शीतोष्णकटिबंधीय फलों में सेब, आलू, नाशपाती, बादाम और शुष्क क्षेत्रों के फलों में आंवला, बेर, अनार का उत्पादन होता है। नंबर 2 है सब्जियां। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां टमाटर, मटर, प्याज, बैगन, आलू आदि हैं। नंबर 3 है फूल। भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है। गुलाब, गेंदा, चमेली फूल, सूर्यमुखी आदि। प्रश्न क्रमांक 5, खनिज पदार्थों का क्या महत्व है? खनिज पदार्थ आधुनिक उद्योग उन्नति के आधार पर कारखानों में लगी मशीनों, विभिन्न प्रकार के उपकरण, सिक्कों व हमारे उपयोग में आने वाली धातु सभी वस्तु खनिज पदार्थों की ही देन है। मानव के पास धातुएं वो खनिज न हो तो आज औद्योगिक उत्पादन का विकास कम होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं के आधार पर खनिज भारत के कौन कौन से प्रकार हैं? धातु के आधार पर खनिज पदार्थ को के 2 प्रकार हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है, धात्विक खनिज कहलाती है, जैसे लोहा, मैंगनीज, टिन, जस्ता आदि। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज पदार्थ धातु नहीं होती हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे नमक, कोयला, चूना, पत्थर आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है? भूगर्भ से प्राप्त होने वाले खनिज में लोहा सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज है। यह औद्योगिक उत्पादन रीढ़ का ढांचा है। यह धरती पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मानव के विकास के लिए लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव जीवन में आने वाली सभी छोटी छोटी वस्तु का निर्माण लोहा से ही होता है।
लोहे का प्रयोग भवन निर्माण, कारखानों का निर्माण, बस, ट्रेन आदि के निर्माण में किया जाता है। मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एवं अपने जीवन को सुखी बनाने में लोहे का बड़ा योगदान है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के सुई से पेन से लेकर के बड़ी से बड़ी ट्रेनों, हवाई जहाज़ों तक सभी लोहे से बनाई जाती हैं। इसीलिए मानव जीवन में लोहे का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पॉइंट है 1, भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है जो हमारी जनसंख्या का भरण पोषण करता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, देश में वस्त्रों की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए हमें कच्चा माल और कृषि से ही प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि कृषि उत्पादनों पर ही आधारित है। चौथा पॉइंट है, कृषि उत्पादनों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। पॉइंट 5 है, कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की संभावनाएं छिपी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, भारत में लोहा या मैंगनीज उत्पादन क्षेत्रों का उत्पादन वर्णन कीजिए। तो भारत में लोहा मैंगनीज उत्पादन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मध्य भारतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में मैंगनीज की खदानें महाराष्ट्र के भंडार, रत्नागिरी, मध्य प्रदेश झाबुआ, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, मंडला आदि में मैंगनीज की खदानें हैं। नंबर 2, उत्तरी पूर्व क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तरी खंडन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर तथा तुमकुर जिलों में मैंगनीज की खदानें स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 10, लोहे के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए प्रकाश में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो इसे हम पहले इसका वर्णन कर चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं। तो पूर्व अनुसार प्रश्न क्रमांक 11, छोटा नागपुर का पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है, समझाइए। छोटा नागपुर का पठार सांप्रदायिक की दृष्टि से अत्यधिक घनी क्षेत्र है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। भारत का 40% खनिज इस छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, चूना, पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। यहाँ प्राकृतिक गैसें, कोयला तथा बारकोल आदि जीवाश्म ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में धातु संसाधनों में संरचनात्मक धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, अभ्रक आदि पाया जाता है। उद्योग खनिज में 30 से अधिक वस्तु जैसे नमक, बालू आदि छोटा नागपुर के पठार में हैं। इतने अधिक खनिज पदार्थ का विश्व में किसी एक क्षेत्र विशेष में पाया जाना आश्चर्य है। छोटे नागपुर के पठार में यानी कि एक स्थान पर इतनी सारी वस्तुएं पाना एक आश्चर्यजनक बात है। इसीलिए छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन ऊर्जा के परंपरागत साधन प्राकृतिक गैस एवं विद्युत ऊर्जा आदि हैं। ऊर्जा गैस के परंपरागत साधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि हैं। परंपरागत साधनों का प्राकृतिक भंडारण सीमित है। गैर परंपरागत साधनों का प्राकृतिक भंडारण असीमित है। परंपरागत साधनों के ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया से पर्यावरण दूषित होता है। गैर परंपरागत साधनों का ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया से पर्यावरण दूषित नहीं होता है। परंपरागत ऊर्जा महंगी पड़ती है, गैर परंपरागत ऊर्जा सस्ती पड़ती है। परंपरागत ऊर्जा का सुविधाजनक रूप है, गैर परंपरागत ऊर्जा का सरल और व्यापक नहीं है। परंपरागत ऊर्जा को प्राप्त करने में पर्यावरण संतुलित प्रभावित होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा को प्राप्त करने में पर्यावरण संतुलित
प्रभावित नहीं होता है। अगले लेक्चर में पार्ट 3 भारत में उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।